गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसे हम किन किन टाइप्स में बांट सकते हैं और इसके क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, वो हम आज इस लेक्चर में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो पृथ्वी पर ये पानी किस किस रूप में मौजूद है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग है वो पानी से ढका हुआ है, और इसमें से भी जो ओशंस हैं वो इसका 96.5% भाग बनाते हैं। इसके अलावा जो वाटर है वो एयर के अंदर वाटर वेपर के रूप में मौजूद रहता है। रिवर्स एंड लेक्स में पाया जाता है। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में भी वाटर मौजूद रहता है, और सोइल के अंदर ये मॉइस्चर के रूप में पाया जाता है, और यहाँ तक कि जो जीवित ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर भी वाटर रिजर्व रहता है। तो अब इस वाटर के भाग में से केवल 2.5% जो पानी है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। इसका भी अबाउट 69.5% इज फ्रोजन इन ग्लेशियर, polar ice caps, snow and permafrost, and more than 30% constitute the groundwater. Less than 0.03% of all fresh water on the earth occurs in lakes, rivers and wetlands. पृथ्वी के बहुत से भागों में द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर टू मीट ह्यूमन नीड्स आर वेरी लिमिटेड। बहुत ही सीमित जो वाटर का पोर्शन है जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करता है एज ए फ्रेश वाटर। तो अब इस एक्वेटिक इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आवश्यक है ये? वाटर फॉर्म्स द बिगेस्ट इकोसिस्टम, द एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ द एटमॉस्फेयर. Aquatic ecosystem is an important natural system and vital resource for living beings. ये जो जीवित जीव हैं उन सब के लिए एक्वेटिक इकोसिस्टम एक इम्पोर्टेंट नेचुरल सिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड फिश। तो ये एक बहुत बड़े भाग हैं जो जीवों का, उनको सपोर्ट करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स, फिश, मछलियाँ आदि पाई जाती हैं। अब ये एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है? द टाइप ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम आर मेनली डिटरमिन्ड बाय द वाटर सैलिनिटी। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जहाँ पर जल पाया जाता है उसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये किस पर निर्धारित होता है? जनरली इसमें जो साल्ट्स घुले हुए होते हैं उनके आधार पर एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिटरमिन किया जाता है। सैलिनिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट्स कंटेन्ड इन द वाटर। जितने साल्ट्स की मात्रा पानी में घुली हुई है वो सैलिनिटी कहलाती है। तो इस सैलिनिटी के बेसिस पे जो ग्लोबल वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हम दो टाइप में बांट देते हैं। द ग्लोबल इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन टू ब्रॉड क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। पहला तो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें साल्ट्स की मात्रा बहुत ही कम घुली हुई होती है। दूसरा सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, इसे मरीन इकोसिस्टम भी कहते हैं, जिसमें साल्ट्स की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एक्वेटिक इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं? तो इनमें है टेम्परेचर, सनलाइट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्लो। तो ये टेम्परेचर, सनलाइट, ऑक्सीजन, ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है लाइट। लाइट लेवल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, तो वैसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लाइट की आवश्यकता होती है। तो लाइट इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस वेयर प्लांट्स टर्न लाइट इनटू एनर्जी। लाइट कैन अफेक्ट द सक्सेस ऑफ प्रीडेटर्स एट फाइंडिंग फूड। जो प्रीडेटर्स यानी जो इनको खाने वाले भोजन को खाने वाले हर्बीवोर्स हैं या फिर उनके बाद कार्निवोर्स हैं, तो उनको अपना भोजन ढूंढने के लिए भी लाइट की आवश्यकता पड़ती है, एंड डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ मच लाइफ यू फाइंड इन ए गिवन एरिया. Sunlight only reaches a certain distance below the surface of the water, so most photosynthetic organisms live on or near the surface. तो लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि इस जो सोर्सेज होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के, उनमें कुछ दूरी तक ही लाइट पहुंच पाती है। तो इसलिए अधिकतर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरफेस के नज़दीक ही पाए जाते हैं, ताकि लाइट को ग्रहण करके फोटोसिंथेसिस का काम कर सकें। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर।
टेम्परेचर इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम एज इट इज फॉर लैंड एनिमल्स। जितना ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी ये अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडर वाटर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो मेटाबॉलिक रेट टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर रेट पर सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन उनमें पाई जाती हैं। Temperature and currents will cause the recycled nutrients on the bottom of the ocean to move up and come up to the surface, provides nutrients for the phytoplankton and thus for the entire ecosystem। तो ये अपवेलिंग कहलाती है। तो टेम्परेचर और वाटर करंट्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स को इनका रिसाइकल करती रहती हैं, ताकि इनका फाइटोप्लैंक्टन्स काम में ले सके और इनका फिर उनके थ्रू पूरे इकोसिस्टम में फ्लो हो सके। तो ये अपवेलिंग कहलाती है। तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हम जानते ही हैं कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए एक आवश्यक एलिमेंट है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन वेरीज इन वाटर। तो जो ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा है ये अलग अलग वाटर सोर्सेज में है, उनमें डिफरेंट टाइप की होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑफन ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड रिसीव ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर। इसमें जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ये गिल्स के थ्रू जनरली ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है ये उसी को ही डायरेक्टली रिसीव करते हैं। फास्टर फ्लोइंग वाटर इन रिवर्स एंड स्ट्रीम कंटेन्स मोर ऑक्सीजन बिकॉज मोर एयर गेट्स मिक्सड इन। तो ये जो फ्लोइंग वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा स्टैंडिंग वाटर की तुलना में अधिक घुली रहती है। Next are nutrients. Nutrients are chemical elements critical to the development of plant and animal life। तो nutrients की आवश्यकता होती है, चाहे वो plants हो चाहे animals हो, उनको nutrients की as a chemical elements आवश्यकता पड़ती है। Nutrients are needed for the growth of algae that form the base of a complex food web supporting the entire ecosystem। तो ये जो nutrients हैं ये algae जो कि producers कहलाते हैं या phytoplanktons कहलाते हैं, ये एंटायर इकोसिस्टम का बेस माने जाते हैं। तो इनमें भोजन निर्माण के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की इन फाइटोप्लैंक्टन्स को आवश्यकता पड़ती है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द वाटर फ्लो रेट। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक और फैक्टर काम करता है यहाँ पर, वाटर फ्लो रेट। द फ्लो ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑक्सीजन इनटू सम ऑर्गेनिजम्स गिल्स एंड इवन helps food like plankton flow into the mouths of the other aquatic elements। तो पानी का जो फ्लो है उसकी क्या दर है ये भी ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करते हैं। तो इनमें लाइट, टेम्परेचर, डिसॉल्व्ड O2, न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लो ऑफ वाटर ये सब शामिल होते हैं। अब एक्वेटिक organisms कौन से हैं? Plants and animals in an aquatic ecosystem show a wide variety of adaptation which may involve life cycle, physiological, structure and behavior adaptations। तो बहुत वाइड इसमें वैरायटी है जिन प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि अडेप्टेड होते हैं इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में। Majority of aquatic animals are streamlined which helps them to reduce friction and thus save energy। अधिकतर जो aquatic animals हैं वो streamlined होते हैं। Fins and gills इनमें पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये गति करते हैं और respiration का काम करते हैं। Special features in freshwater organisms help them to drain excess water from the body। तो इनके अंदर क्योंकि पानी में ही रहते हैं तो इनमें ऐसे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जिसके थ्रू ये एक्सेस वाटर यदि इनकी बॉडी में पहुंच जाता है तो ये उसको एक्सपेल कर देते हैं। इसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव इन वाटर। ये हम हाइड्रोफाइट्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं या रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की रूट्स पाई जाती हैं जो इनको पानी में जीवित रहने में मदद करती हैं। Some may have submerged roots, some have emergent roots or maybe floating plants like water hyacinths। तो ये हाइड्रोफाइट्स में हम अडेप्टेशंस देख चुके हैं कि किस तरह की अडेप्टेशंस इनमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल पाई जाती हैं जिसके कारण ये एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। Aquatic organisms are grouped by their location and their adaptations। इनको तीन टाइप्स में, मेजर टाइप्स में बांटा जा सकता है।
पहला है प्लैंकटन, ऑर्गेनिजम्स दैट फ्लोट नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, जो पानी की सरफेस के पास ही तैरते हैं उन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। नेक्टन, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो फ्री स्विमर्स होते हैं, फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं, वो नेक्टन कहलाते हैं। एंड बेंथोस, जो कि बॉटम के पास पाए जाते हैं, तो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स को हम बेंथोस कहते हैं। जो पैंदे के में पाए जाते हैं वो बेंथोस कहलाते हैं। तो जनरली हम इन्हें 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, प्लैंकटन जो कि सरफेस के पास होते हैं, नेक्टन जो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, बेंथोस जो कि बॉटम में या पैंदे में पाए जाते हैं। अब इसमें हम लेते हैं प्लैंकटन। तो ये प्लैंकटन क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट फ्लोट नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, जो पानी की सरफेस के पास ही तैरते हैं उन्हें हम प्लैंकटन कह देते हैं। इन्हें फिर से 2 टाइप में बांटा जाता है। पहला तो है प्लांट्स, तो जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स दैट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड फॉर एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ये फाइटोप्लैंक्टन ये सरफेस के पास में पाए जाते हैं। प्लांट्स हैं तो जो माइक्रो सूक्ष्म ऐसे प्लांट्स हैं, पादप प्लवक जिसे कहते हैं, जनरली इनमें एल्गी शामिल होती हैं, तो ये संपूर्ण इकोसिस्टम के लिए फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दूसरा कहलाता है इसी की टाइप जू प्लैंकटन। तो जू यहाँ पे एनिमल है, तो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। सम आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द आई, तो इनमें से माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं जिन्हें नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। मैनी आर लार्वा ऑफ एक्वेटिक मोलस्क और क्रस्टेशियंस, तो इन जू प्लैंकटन में शामिल कौन होता है? एक्वेटिक मोलस्क और क्रस्टेशियंस के लार्वा अधिकतर इनमें शामिल होते हैं। ये प्लैंकटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो जिनमें प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स के लार्वा आदि भी शामिल हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन ये मिलकर के प्लैंक्टन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है नेक्टन एंड बेंथोस। नेक्टन हम कहते हैं फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फिश, टर्टल्स एक्सेट्रा, ये नेक्टन का फॉर्मेशन करते हैं। बेंथोस बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि पैंदे के अंदर या तली में पाए जाने वाले हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं उनके बेस पर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेंथोस कहते हैं। इनमें मसल्स, वर्म्स, मैनी डिकम्पोजर्स इनमें शामिल होते हैं। तो मैनी बेंथिक ऑर्गेनिजम्स लिव अटैच टू द हार्ड सरफेस ऑफ द बॉटम, तो अधिकतर तो क्या होता है कि जो बॉटम होता है उसके साथ ही चिपके हुए पाए जाते हैं ये बेंथोस। ये नेक्टन दिखाई दे रही है, ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ स्विमिंग अगेंस्ट ए करंट, जो वाटर करंट्स के अगेंस्ट तैर सकते हैं, फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, उन्हें नेक्टन कहा जाता है। और इसमें दिखाई दे रहे हैं बेंथोस, जो कि बॉटम के अंदर कुछ इसमें चिपके हुए भी रहते हैं। अब है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को 2 टाइप में बांट सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा मैराइन वाटर इकोसिस्टम, हम पहले भी इसे देख चुके हैं। तो अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जब जिस ब्रांच के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है लिम्नोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। ये लिम्नो जो वर्ड है, ये लिम्ने ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेक और मार्श, तो इसलिए इसकी स्टडी को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। इसे 2 टाइप में बांटा जाता है, यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की जो स्टडी है उसे हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। पहला तो लेंटिक इकोसिस्टम, दूसरा लोटिक इकोसिस्टम। तो लेंटिक ये जो है ये लेनिस वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है काम या शांत, या स्टैंडिंग वाटर, यानी फ्लोइंग नहीं हो रहा वाटर, एक जगह पर शांत खड़ा है, तो वो स्टैंडिंग वाटर या कॉम वाटर कहलाता है। तो इसे लेंटिक हैबिटेट कहा जाता है, ये लेंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। लोटिक इकोसिस्टम ये लोटस से बना है, लोटस का अर्थ होता है वॉश्ड या फिर रनिंग वाटर, तो ये शब्द रनिंग वाटर से बना है। तो जो रनिंग वाटर हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है, उन्हें लोटिक इकोसिस्टम में रखा जाता है। तो हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को 2 टाइप में बांट सकते हैं, लेंटिक एंड लोटिक। अब लेंटिक इकोसिस्टम यानी जो स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम है, वो उसके सोर्सेज कौन कौन है? लेक्स, पोन्ड्स, स्वैम्स, मार्शेस एंड बोग्स, ये बनाते हैं लेंटिक इकोसिस्टम को। जो भी झील, तालाब या दलदल आदि के स्थान हैं वो सब लेंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। लोटिक इकोसिस्टम बहते पानी वाले जो एक्वेटिक सोर्सेज हैं, जैसे कि स्प्रिंग, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ये जो नदी, झरने आदि हैं, ये लोटिक इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को 2 टाइप्स में बांट देते हैं, एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा
मराइन वाटर इकोसिस्टम या इसे हम साल्ट वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसे फिर से हम दो टाइप्स में बांटते हैं, लैंटिक एंड लोटिक। लैंटिक मीन्स जो स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम है जिसके सोर्सेज लेक्स, पोन्ड्स, मार्शेस आदि होते हैं, और जो लोटिक इकोसिस्टम है ये रनिंग वाटर इकोसिस्टम है जो कि स्प्रिंग, रिवर्स आदि में पाया जाता है। तो ये लैंटिक हैबिटेट को शो कर रहा है और ये बहता पानी लोटिक हैबिटेट को शो कर रहा है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की दूसरी टाइप है मैराइन वाटर इकोसिस्टम, जिसे मैरीन इकोसिस्टम भी कहा जाता है। तो इन मैरीन इकोसिस्टम की खास बात है कि इनके अंदर जो साल्ट्स है उनकी कंसंट्रेशन काफी अधिक घुली रहती है। तो अब इस मरीन वाटर इकोसिस्टम में कौन कौन से जो सोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं, इंक्लूड होते हैं, ये हैं ओशंस या महासागर, कोरल रीफ्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। ये तीनों मिलकर के ओशंस, कोरल रीफ्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, ये सब मरीन इकोसिस्टम की टाइप्स कहलाती हैं। अब इन कोस्टल इकोसिस्टम्स को भी आगे बांटा जा सकता है, जैसे इस्चरीज हैं। इस्चरीज जहां पर फ्रेश वाटर आकर के मिलता है सॉल्ट वाटर में, तो वो स्थान इस्चरीज कहलाती हैं। साल्ट मार्शेस, जहां पे बहुत ज्यादा साल्ट, जैसे दलदली क्षेत्र, साल्ट घुले रहते हैं। मैंग्रोव स्वाम्प्स, तो मैंग्रोव जहां पे पाए जाते हैं, हम जानते हैं वहां दलदली क्षेत्र होते हैं, बहुत अधिक साल्ट उनमें घुला रहता है, और यही कारण है कि इन मैंग्रोव्स में विविपेरी जर्मिनेशन पाया जाता है, यानी प्लांट, पेरेंट प्लांट पर रहते हुए ही जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर जो है दलदल है उसके अंदर बहुत अधिक साल्ट्स घुले रहते हैं जो कि जर्मिनेशन के लिए अनुकूल नहीं होती। और इसमें लास्ट है रोकी एंड सैंडी शोर्स। तो ये इस्चरीज, साल्ट मार्शेस, मैंग्रोव स्वैम्प्स एंड रोकी एंड सैंडी शोर्सेस, ये सब मिलकर के कोस्टल इकोसिस्टम बनाते हैं। तो मैरीन वाटर इकोसिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं ओशंस, कोरल रीफ्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम। तो ये आज हमने पढ़ा फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर इकोसिस्टम के बारे में। तो हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्वच्छ जलीय या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरा मैराइन वाटर इकोसिस्टम या जिसमें साल्ट्स काफी अधिक घुले रहते हैं। तो इनको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर डिसोल्व्ड O2, लाइट, टेम्परेचर, वाटर का फ्लो एंड न्यूट्रिएंट्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को मुख्य रूप से प्रभावित करने का काम करते हैं। अब इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में पहली जो टाइप है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसको हम आगे फिर से दो टाइप में बांट देते हैं, एक तो लैंटिक इकोसिस्टम यानी जो स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम है, और दूसरा लोटिक इकोसिस्टम जो रनिंग वाटर इकोसिस्टम इसे कह सकते हैं। और फिर दूसरी इसकी जो टाइप है वो कहलाती है मेजर टाइप मैराइन वाटर इकोसिस्टम, जिसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं ओशंस को, कोरल रीफ्स को, और इसके अलावा जो इस्चरीज हैं, स्वैम्प्स हैं, मैंग्रोव स्वाम्प्स हैं, बोग्स हैं, ये सब, और कोस्टल एरियाज जो हैं, ये सारे इस मैराइन वाटर इकोसिस्टम में शामिल किए जाते हैं। तो ये था आज एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में जनरल जानकारी। That's all. Thank you. Thank you once again.